नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ननद को नौकरानी बनाने वाली घमंडी भाभी की खुद के भाई ने अक्ल ठिकाने लगा दी। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए आप पिछले सभी भागों को जरूर सुनिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा और सुना कि सुजाता हमेशा अपनी ननद को अपमानित करती है और उसे मुफ्त की नौकरानी बनाए हुए है। वो नहीं चाहती है कि उसके ननद ज्योति की शादी हो ताकि घर से एक काम वाली चली जाए। मायके गई सुजाता को जब काम करना पड़ता है तो वह ससुराल वापस लौट आती है। सुजाता और उसकी माँ मिलकर ज्योति की शादी तुड़वाने में सफल हो जाती हैं। ज्योति की शादी टूटने से ज्योति की मां मंजू जी बहुत सदमे में हैं। अब आगे। पहले तो मंजू जी ने सावित्री बुआ से सबके हाल चाल पूछे, फिर मुद्दे पर आते हुए कहा, दीदी उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया, वो लोग तो रिश्ता करके भूल ही गए। सावित्री जी बड़ी असमंजस में थी कि कैसे मंजू जी को उनकी कही हुई बात बताएं। मंजू उन लोगों ने कहकर सावित्री बुआ चुप हो गई। दीदी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज़ से कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं। हाँ मंजू, वह उन लोगों ने ज्योति के रिश्ते के लिए। सावित्री जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे क्योंकि सावित्री जी ही इस रिश्ते को मंजू जी के यहाँ लाने वाली थी। उन्हें कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मंजू क्या सोचेगी कि पहले दीदी रिश्ता लेकर आई और ऐसा रिश्ता लेकर आई कि उन लोगों ने रिश्ता करने के बाद मना कर दिया। दीदी कहो ना, क्या कहा उन लोगों ने ज्योति के रिश्ते के लिए? बताओ ना दीदी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मंजू जी ने थोड़ा परेशान होकर पूछा तो सावित्री जी ने कहा, मंजू ज्योति के रिश्ते के लिए उन्होंने इनकार कर दिया है। सावित्री जी ने जैसे तैसे यह बात मंजू जी को कही। मंजू जी थोड़ी देर तक तो खामोश रही हैं, फिर उन्होंने पूछा कि क्या वजह है दीदी जो उन्होंने रिश्ता पक्का होने के बाद इनकार कर दिया। मंजू उन्हें अपनी बेटी रूपल की ननद का रिश्ता खुद रूपल की सास ने बता दिया। चित्रा जी ने सोचा कि अगर रूपल की सास को मना करेंगे तो ऐसा ना हो कि रूपल की सास को बुरा लगे। उनकी बेटी के घर का मामला था। रूपल की सास की करीबी रिश्तेदारों की बेटी है छाया, जिसे उन्होंने अब विनय के लिए पसंद किया है। चित्रा जी तुमसे और ज्योति से बहुत ही शर्मिंदा हैं, लेकिन अपनी बेटी के घर की बात थी तो चित्रा जी टाल नहीं पाई थी। मंजू तुम फिक्र मत करना, ज्योति का रिश्ता जल्दी ही हो जाएगा, सावित्री जी ने मंजू जी को दिलासा देते हुए कहा। लेकिन मंजू जी फ़ोन काट चुकी थी। उनका दिल आज बहुत दुखी था। उन्हें सावित्री जी पर भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। सावित्री जी ऐसे लोगों को मेरी बेटी के रिश्ते के लिए लेकर आई कि उन्होंने रिश्ता पक्का होने के बाद भी मना कर दिया। यह कौन सी बात होती है? सलोनी का खुद का भी रिश्ता पक्का ही है। सगाई वगाई कुछ नहीं हुई है। अभी 8 महीने हो गए हैं सलोनी के रिश्ते को और यहाँ महीना भर भी नहीं हुआ और रिश्ता तोड़ दिया उन लोगों ने। मंजू जी व्हीलचेयर से चलती हुई अपने कमरे में आई और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। ज्योति किचन के काम में लगी थी, इसलिए ज्योति को पता नहीं था कि क्या हुआ है या माँ रो रही हैं अंदर जाकर। दीप्ति ने जाकर ज्योति को बताया कि दीदी ज़रूर कोई बात है। माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। सावित्री बुआ से बात करने के बाद और अपने कमरे में जाकर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया है। ज्योति ने झट से गैस को बंद किया और दौड़कर मंजू जी के कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा बजाने लगी। अरे क्या हुआ? इस तरह अचानक गैस बंद करके तुम माँ के कमरे का दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? सुजाता ने ज्योति से पूछा। भाभी व माँ कुछ परेशान थी और फिर अंदर जाकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया है, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, ज्योति ने परेशान होते हुए कहा। अरे अब इसमें क्या हो गया? काहे की इतनी बड़ी बात हो गई जो तुम इतना हंगामा कर रही हो? अरे कोई फांसी थोड़ी ना लगा लेंगी वो, सुजाता ने बड़ी रुखाई से ज्योति की बात को काटते हुए कहा। मंजू जी ने जब इन दोनों की बातें सुनी तो आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। माँ क्या हो गया आपको? ज्योति ने परेशान होकर मंजू जी को पकड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, मंजू जी ने अपने आंसू छुपाते हुए ज्योति से कहा। तुम इस तरह दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? माँ आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आप जानती हैं कि आप मुझसे कुछ भी छिपाओगी तो मैं समझ ही जाऊंगी कि कोई बात है, आप कोई परेशानी में हो। अरे नहीं ज्योति, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आराम करने के मूड में कमरे में आई थी। नहीं माँ, मुझसे आप कुछ नहीं छुपा सकती। आपने सावित्री बुआ से बात की, उसके बाद ही आप परेशान होकर कमरे में आ गई
और आपने अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद किया था? ज्योति ने मंजू जी को फोर्स करते हुए पूछा। ज्योति, कहा ना मैंने, कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आराम करने के लिए कमरे में आ गई थी। मंजू जी ने फिर अपनी बात रखी तो सुजाता भड़क कर कहने लगी, अब यह नौटंकी बंद करो ज्योति और जाकर किचन में काम करो। विराट आने ही वाले हैं, आते ही उन्हें थोड़ी देर बाद खाना चाहिए होता है। हाँ हाँ जाओ ज्योति, तुम जाकर काम करो, मंजू जी ने बुझी हुई आवाज़ में ज्योति से कहा। ज्योति भी टाइम कम था, भैया आने वाले थे, इसलिए चुपचाप किचन में चली गई। जल्दी ही उसने सारा काम खत्म किया और खाना लगाने के बाद मंजू जी के कमरे में जाकर मंजू जी को खाना खाने के लिए बुलाने लगी। नहीं ज्योति, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मंजू जी ने कहा। नहीं माँ, ऐसे कैसे भूख नहीं है, आप चलो, आपके पसंद की सब्जी बनाई है मैंने और आप कहती हैं मुझे भूख नहीं है। हाँ हाँ, मैं सच कहती हूँ ज्योति, मुझे भूख नहीं है, मुझे डाइजेशन की दिक्कत लग रही है। ठीक है माँ, आप मत खाओ, मैं भी नहीं खाती हूँ, ज्योति कहकर उनके पास ही बैठ गई। तो मंजू जी को जबरन खाना खाने के लिए आना पड़ा। तब तक विराट और सुजाता खाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने इंतजार करना भी उचित नहीं समझा था। जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाकर मंजू जी फिर से अपने कमरे में चली गईं। ज्योति ने माँ की हालत देखी और समझ गई थी कि कोई बात ज़रूर है, माँ कभी इस तरह का बिहेव नहीं करती। ज्योति ने भी बेमन से जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया और मंजू जी के कमरे में आ गई। क्या बात है माँ, अब बताओ, अब सुनकर ही आपका पीछा छोड़ूंगी। ज्योति, कहा ना कोई बात नहीं है, मेरे सर में दर्द है, थोड़ा डाइजेशन की परेशानी भी है, बस इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, मंजू जी ने सख्त आवाज़ में कहा। उनकी इस तरह सख्त आवाज़ सुनकर ज्योति खामोश हो गई। अच्छा माँ, आप आराम करो, मैं आपको दूध दे देती हूँ, साथ में सर दर्द की टैबलेट दे देती हूँ, कहकर ज्योति किचन में चली गई और दूध भर कर गिलास और सर दर्द की टैबलेट और चूड़ लेकर वापस लौटी। यह लो माँ, यह सर दर्द की टैबलेट है और यह दूध और यह चूड़ खा लेना आप। हाँ हाँ, मैं खा लूँगी, तुम रख कर चली जाओ, मंजू जी ने फिर थोड़ा रुखाई से कहा। ज्योति उनके इस व्यवहार से हैरान थी। ज्योति माँ की इस हालत से परेशान थी और रात भर सो भी ना सकी और यही सोचती रही कि आखिर माँ इतनी परेशान क्यों है और क्यों इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। उसको लग रहा था कि सावित्री बुआ से बात करने के बाद ही माँ परेशान हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात मेरे रिश्ते को लेकर ही हुई हो और माँ उसी बात से परेशान हो। मंजू जी यह सोच सोच कर परेशान हो रही हैं कि कारण कुछ भी रहा हो रिश्ता टूटने का, लेकिन लोग इसके लिए लड़की को ही जिम्मेदार मानते हैं। यही बात मंजू जी को परेशान किए जा रही थी। वह बस चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, सोच रही थी ज्योति को जब पता चलेगा तो उसको कैसा महसूस होगा, क्या सोचेगी वह, कितना दुख होगा उसे। ज्योति बहुत परेशान थी मंजू जी को लेकर। उसने दीप्ति को भेजकर सालू आंटी को बुलाया। सालू जी जब आई तो ज्योति ने उनसे कहा कि माँ पता नहीं क्यों रात से परेशान है और रात से ही अपने कमरे में हैं, उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है आंटी कि आप माँ से अच्छी तरह घुली मिली हुई हैं। आप पूछो कि क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ सावित्री बुआ से बात करने के बाद से ही परेशान हैं, कहीं मेरे रिश्ते की तो कोई बात ऐसी नहीं है। सालू जी ने ज्योति के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाकर मंजू जी से मिलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आखिर क्या बात है। सालू जी मंजू जी के कमरे में आई। मंजू जी बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ मंजू, इतना परेशान और इतनी चुप क्यों बैठी हो, सालू जी ने कमरे में आते ही मंजू जी से कहा। मंजू जी सालू जी को देखते ही भावुक हो गईं, क्योंकि सालू जी से उनकी अच्छी बनती थी। कई सालों से वह दोनों पास पास ही रह रही थीं और अपने सुख दुख की हर बात एक दूसरे को बताती थीं। सालू कहकर मंजू जी रोने लगी तो सालू जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, क्या बात है मंजू, मुझे बताओ, उन्होंने प्यार से मंजू जी से पूछा। सालू, उन लोगों ने ज्योति के रिश्ते के लिए मना कर दिया, हिचकियों के साथ मंजू जी ने सालू जी को बताया। बाहर खड़ी ज्योति मंजू जी की बात सुनकर शॉक्ड हो गई। शौक तो सालू जी भी कुछ वक्त के लिए हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। अभी मंजू जी को संभालना ज़रूरी था, उन्हें समझाना ज़रूरी था। ये सोचकर उन्होंने अपने आप को संभाला और मंजू जी से कहने लगी, अरे इस बात के लिए तुम इतनी परेशान हो, हमारी ज्योति में क्या कोई खराबी है जो उसका फिर से रिश्ता नहीं होगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो। मंजू, इस तरह रोने से क्या होगा, तुम्हें पता है ज्योति कितनी परेशान है तुम्हारी हालत देखकर। जब एक रास्ते बंद होते हैं तो भगवान हमारे लिए 100 रास्ते खोलता है। तुम देखना, ज्योति का ऐसा रिश्ता होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। सालू, इसी बात का तो ज़्यादा दुख है, मेरी बच्ची का क्या होगा।
ये सुनकर मंजू जी अब भी रो रही थी। कुछ नहीं होगा माँ, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि इतनी जल्दी टूट जाऊँ, पीछे से ज्योति ने आकर कहा तो मंजू जी उसे हैरत से देखने लगी। फिक्र मत करो नीलम लो जी, पानी मैं पियो किसी माँ, से कोई भी क्या ये बात रिश्ता नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी चित्रा या जी ने इसके नीलम बाद जी को कोई और यकीन रिश्ता मेरे लिए दिलाया। नहीं आएगा। सावित्री जी के देखो आ माँ, जाने अभी से तो मैं दोनों उम्र ही में भी चुप हो कम गईं। हूँ, बूढ़ी थोड़ी ना हो गई हूँ। ज्योति ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो भी मंजू जी को दिलासा दे रही थी। हाँ मंजू, ज्योति बिल्कुल ठीक ही कह रही है। देखो कम उम्र में भी हमारी ज्योति कितनी समझदार है। सुजाता भी बाहर खड़ी होकर सब सुन रही थी। दिल ही दिल में खुश होते हुए झूठी तसल्ली सास को देने के लिए कमरे में आकर बोली, माँ इस बात को लेकर आप इतनी परेशान हो कल से? माँ हमारी ज्योति तो रंग रूप में गुणों में हर बात में परफेक्ट है। देखना जल्दी ही हमारी ज्योति के लिए कोई और उससे भी अच्छा रिश्ता आ जाएगा। ज्योति दुखी तो थी मगर वो अपना दुख अंदर ही अंदर समेटे हुए थी। एक लड़की की भावनाएं बहुत ही नाजुक होती हैं, जरा से में टूट जाती हैं। ज्योति भी अंदर से टूट रही थी। ऐसे रिश्तों का टूट जाना ही अच्छा है जो मजबूत ना हो, क्योंकि रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। ज्योति अपने कमरे में आकर तकिए से मुंह छिपाकर रोने लगी। कोई रिश्ता जब खामोशी से टूट जाता है तो साथ में कोई ना कोई एक शख्स भी टूट जाता है। इधर महेश के लिए आशा जी कई और लड़कियां देख चुकी थी, लेकिन अब महेश किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो आशा जी को लड़की वालों के घर साथ जाने से भी मना कर देता था। आप ही देख लो माँ और भाभी, बस यही कहकर टाल दिया करता था। अलका उसे हमेशा समझाती, महेश मान जाओ, कोई लड़की पसंद कर लो। देखो माँ जी कितनी परेशान होती हैं, भूल जाओ ज्योति को, वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी, भगवान ने उसे तुम्हारे लिए नहीं बनाया था। मगर महेश बस यही कहता, भाभी कोई लड़की पसंद आएगी तो शादी भी कर लूँगा, आप फिक्र ना करें। उस पर अलका कहती, मुझे लगता है कोई लड़की पसंद आएगी ही नहीं तुम्हें अब। महेश बस भाभी की इस बात पर मुस्कुरा देता, लेकिन महेश इस बात को भुला नहीं पा रहा था कि मेरी गलती की वजह से ज्योति मेरी जिंदगी में आते आते रह गई। इधर नीलम जी किसी की बेटी का बना बनाया रिश्ता तुड़वाने के बाद अपने बेटे जीतू का रिश्ता जोड़ने में लगी हुई थी। लेकिन हम किसी इंसान से अपनी करनी छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते हैं, और उसकी लाठी जब पड़ती है तब आवाज नहीं होती है। सुजाता, जीतू के लिए कल लड़की देखने चलना है, नीलम जी ने सुजाता को फोन पर कहा तो सुजाता हैरत से पूछने लगी, लेकिन माँ आप तो कह रही थी कि जीतू की शादी अभी 5 साल तक नहीं करूँगी, पहले उसे बाहर भेजूंगी, थोड़ा कमा कर आ जाएगा, उसके बाद ही उसकी शादी करूँगी। हाँ बेटा, सोचा तो यही था, मगर इसने पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह तो जिद करके बैठा है कि पहले मेरी सुमन से सगाई करवाओ, उसके बाद ही बाहर जाऊंगा। नीलम जी ने खींच कर कहा। सुमन? माँ यह सुमन कौन है? सुजाता ने फिर हैरत से पूछा। अरे खुद ने ही कोई लड़की पसंद कर ली है और अब जिद कर रहा है कि जाकर देख कर आओ, सब बहनों को भी ले आओ साथ में, और शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब एक ही बेटा है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, वरना अगर यह कुछ कर लेगा तो हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? नीलम जी ने बहुत परेशान होकर कहा। माँ इसमें टेंशन वाली क्या बात है, आप शादी तो वैसे भी किसी ना किसी से करेंगी ही, तो सुमन से ही सही, उसकी पसंद की दुल्हन आएगी तो वह उसके साथ खुश होकर रहेगा। सुजाता ने माँ से कहा। तो फिर नीलम जी ने कहा कि परेशानी वाली बात और कोई नहीं है, बात यह है कि सुमन की जाति दूसरी है और वह अपने से छोटी जाति के लोग हैं। सारा खानदान थू थू करेगा, सभी कहेंगे कि इतनी छोटी जाति के लोगों में रिश्ता जोड़ दिया अपने एक इकलौते बेटे का। नीलम जी ने रोनी सी आवाज में कहा। क्या माँ, आप भी ना ऐसी लड़की से रिश्ता करने की जगह तो उसे साफ मना कर दिया होता। कोई कुछ नहीं करता, सब धमकी है उसकी, सुजाता ने समझाते हुए माँ को कहा। बेटी जवान खून है, कौन जाने प्यार बार के चक्कर में कुछ कर भी ले। वैसे भी कई बार सुना है कि कितनों ने खुदकुशी कर ली, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया। इस प्यार बार के चक्कर में पड़कर सुजाता को समझाते हुए फिर से नीलम जी ने कहा। चलो माँ ठीक है, कल मैं आती हूँ, हम सब मिलकर पहले सुमन को देख कर आएंगे, कोशिश करेंगे, हो सकता है जीतू मान जाए। सुजाता ने नीलम जी से कहा। हाँ, मैंने तुम चारों बहनों को यही कहा है कि तुम लोग आकर जीतू को समझाना, हो सकता है कि तुम पांचों मिलकर जीतू को समझाओ तो उसके समझ में आ जाए। सुजाता बहुत परेशान थी, जीतू ने यह क्या किया, अपनी ही पसंद से लड़की भी ढूंढ ली और वह भी नीची जाति की।
उसने नायरा को फ़ोन लगाया। दीदी, माँ की बात सुनी? माँ क्या कह रही थी? पता चला कुछ? हाँ, पता चला। जीतू ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और जिद करके बैठा है कि वही शादी करूँगा। नायरा ने बताया तो सुजाता ने कहा, दीदी मुझे तो इस बात की टेंशन है कि जीतू ने नीची जाति की लड़की पसंद की है। अगर हम नीची जाति की लड़की को अपने घर में ब्याह करके लाएंगे तो ससुराल वाले भी हम लोगों के क्या सोचेंगे? हाँ, तू सही कहती है सुजाता, मैं भी यही सोच रही थी कि यह लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, क्या जवाब दूँगी? कहूँगी अगर लड़की नीची जाति की है तो इन लोगों को कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? फिर यह भी नहीं कह सकते कि जीतू ने खुद के पसंद की है। यह भी सुनकर यह लोग सोचेंगे कि भाई कितना बेशरम है, खुद ही लड़की पसंद कर ली और खुद ही शादी की बात कर रहा है और जान देने की धमकी दे रहा है। तू जानती है मेरे ससुराल वालों को, मेरे ससुराल वाले इतने खुले विचारों के लोग नहीं हैं और जात बिरादरी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। नायरा ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ दीदी, मैं भी तो यही सोच रही थी, सुजाता ने भी परेशान होकर कहा। जब सुजाता दूसरे दिन तैयार होकर अपने घर जाने लगी तो उसने विराट से कहा, मुझे घर छोड़ दोगे ना? विराट ने कहा, अचानक घर, कुछ काम है क्या? हाँ, वो जीतू के लिए लड़की देखने जाना है, सुजाता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। अरे मगर अभी तो तुमने कहा था कि जीतू की शादी अभी 5 साल तक नहीं करेंगी मम्मी, पहले उसे बाहर भेजेंगी, विराट ने उसे याद दिलाते हुए कहा। हाँ, वो उसके लिए किसी ने लड़की बताई है तो माँ ने सोचा कि लड़की देख लेते हैं, अगर लड़की अच्छी है, घर बार अच्छा है तो अभी सिर्फ सगाई कर देंगे, फिर 5 साल बाद जब जीतू बाहर से वापस आएगा तब शादी कर देंगे। यही बात मंजू जी ने भी सोची कि अभी तो नीलम जी खाने पर आई थी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी जीतू की शादी को लेकर। अभी 5 साल तक जीतू की शादी नहीं करूँगी, उम्र भी कम है अभी, पहले बाहर भेजूंगी, अच्छा कमा लाएगा, यहाँ आकर कोई अपना धंधा खोल लेगा, उसके बाद ही देखूंगी कोई अच्छी लड़की। अभी कोई परमानेंट काम धंधा तो है नहीं उसका, अच्छा है बाहर चला जाएगा, थोड़ा कमा लाएगा। अब क्या हो गया, अभी से लड़की देखने की और सगाई करने की क्या वजह होगी फिर? अभी से सगाई की तो 5 साल भला कौन ठहरेगा, 5 साल तो बहुत लंबा अरसा है। सुजाता जब अपने घर पहुंची तो चारों बहनें आ चुकी थी और चारों जीतू को घेर कर बैठी थी, उसे तरह तरह से समझा रही थी। सुजाता ने भी जीतू को समझाने की कोशिश की। जीतू, थोड़ा सोचो तो सही कि अगर नीची जाति की लड़की बहू बनकर आएगी इस घर में तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, हमारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? थोड़ा सोचो तो सही, हम बहनों के ससुराल में लोग तुम्हारे ऊपर कितनी बातें बनाएंगे, तुम्हारी वजह से हमें कितनी बातें सुनने को मिलेगी। मगर जीतू के ऊपर तो इसका भूत सवार था, वह किसी की बात सुनने को या मानने को तैयार नहीं था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे या बहनों के ससुराल में क्या बातें बनेंगी। मैंने कह दिया है मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सुमन से, नहीं तो सारी ज़िंदगी क्वारा रहूँगा या अपने आप की ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। और रही बात लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे या तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। 4 दिन सब बोलेंगे फिर सब भूल जाएंगे और मैं सुमन के खातिर तो सबको छोड़ सकता हूँ। जिसको अगर यह बात बुरी लगे या जो मुझसे मिलना ना चाहे तो वह मुझसे ना मिले। सुजाता ने बेबस होकर नीलम जी की तरफ देखा। जीतू, क्यों तुम समझ नहीं रहे हो? अपने माँ बाप का तो सोचो, अपने माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? लोग उन्हें भी तो बातें सुनाएंगे, तरह तरह के लोग उन्हें ताने सुनाएंगे। दीदी, अब कह देता हूँ, कुछ मत बोलो, आप सब लोग चुप ही रहो। अगर आप लोगों को नहीं जमता तो मत चलो मेरे साथ लड़की देखने, मैं खुद ही जाकर सुमन के घर वालों से बात कर लूँगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हम पांचों बहनें तुम्हारी शादी में और सगाई में शामिल नहीं होंगे, सुजाता ने जीतू को धमकी देते हुए कहा। क्योंकि सुजाता ने सोचा था कि शायद जीतू धमकी से पिघल जाएगा, लेकिन जीतू तो पूरी तरह ठान कर बैठा था, वह किसी भी बात से नहीं पिघलेगा। उसको तो वैसे भी सुमन के सिवा अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, ना बहनें ना माँ बाप। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी शामिल मत होना मेरी शादी और सगाई में। अभी कह दो कि तुम मेरे साथ सुमन के घर चल रहे हो या मैं चला जाऊं खुद ही। जीतू ने कहा तो पांचों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर नीलम जी ने सबको समझाया कि चलो चल कर देखते हैं सुमन को, हो सकता है कि कोई बहाना निकल आए।
उसको देखने के बाद जिससे जीतू को हम मना कर सकें। सुमन देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, दुबली पतली, गोरा रंग, गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी आंखें, सिल्की बाल जिन्हें उसने पूरी तरह से खुला छोड़ रखा था, हल्का फुल्का मेकअप, ब्लैक कलर की कुर्ती पर वाइट प्रिंट और उसके साथ वाइट लेगी। बहुत ही प्यारी लग रही थी सुमन। बिना दुपट्टा ओढ़े वह सबके सामने आ गई थी। यह बात बिल्कुल भी नीलम जी को और पांचों बहनों को पसंद नहीं आई, मगर जीतू की आंखों में खुशी की चमक थी। नीलम जी ने उससे पूछा कि कितनी पढ़ी हो, क्योंकि जीतू भी ज़्यादा पढ़ा नहीं था, वनली 10th पास ही था। लेकिन सुमन कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था। सुनकर नीलम जी और पांचों बहनों को भी आश्चर्य हुआ कि एक ग्रेजुएशन करने वाली लड़की ने 10th पास लड़के को कैसे पसंद कर लिया। सुमन के माता पिता भी पढ़े लिखे थे, वह जाति पाति को महत्व नहीं देते थे, और वैसे भी उनकी बेटी कौन सा उनसे नीची जाति के लोगों में जा रही थी। उनसे ऊंची जाति के लोग ही थे जीतू और उसके परिवार वाले, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और पढ़ाई के अलावा क्या क्या आता है आपको, नायरा ने सुमन से पूछा। देखो जी, हमारी बेटी पढ़ाई में ही लगी हुई है अभी तक, पढ़ाई के अलावा इसे कोई घर का काम नहीं आता है, सुमन की माँ पल्लवी ने कहा। मगर ससुराल में सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना चलेगी, आंटी अनाया ने कहा। अरे हमने यह थोड़ी ना कहा कि हम सिखाएंगे भी नहीं, अभी शादी के तो काफ़ी वक्त रहेगा, सब सीखी जाएगी, पढ़ाई पूरी हो जाए। पढ़ाई को तो वैसे भी अभी 3 साल और हैं, पल्लवी जी ने थोड़ा बुरा मानते हुए कहा। जिस पर जीतू तपाक से बोला, कोई बात नहीं, काम का क्या है, काम तो काम वाली बाई भी कर लेगी। नीलम जी ने जीतू को घोरा, जिसका जीतू पर कोई असर नहीं हुआ। और आप क्या पसंद करती हैं, सुजाता ने पूछा। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, नई नई जगहों पर, और मुझे पहनने ओढ़ने का भी बहुत शौक़ है, सुमन ने इस तरह चहक कर बताया जैसे अपनी बहुत ही अच्छी पसंद बता रही हो। और किचन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्या, सनाया भी पीछे नहीं रही, उसने भी सुमन से दिल की बात पूछ ही ली। नहीं, सुमन ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। तो सभी बहनें और नीलम जी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। आप इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं या कुछ और भी पहनती हैं, नताशा ने पूछा, जो कि कब से उसके बिना दुपट्टे के बैठने पर मन ही मन ऐतराज़ कर रही थी। नहीं, मुझे जीन्स टॉप पहनना, स्कर्ट टॉप पहनना, फ्रॉक पहनना भी बहुत पसंद है, सुमन ने जवाब दिया। तो फिर नायरा ने पूछा, आप यह सब पहनती होंगी कॉलेज में? जी हाँ, कॉलेज में तो यह सब चलता है ना, बाकी सारी लड़कियां भी इसी तरह की ड्रेस पहनकर आती हैं। कौन से कॉलेज में हैं आप, सुजाता ने पूछा। मेयर कॉलेज में, सुमन ने जवाब दिया। तो सुजाता ने फिर पूछा, मेयर कॉलेज तो यहाँ से बहुत दूर है, आप ऑटो में या बस वगैरह में जाती होंगी? नहीं, मैं मेरी अपनी एक्टिवा से जाती हूँ, सुमन ने जवाब दिया। सभी लोग सुमन से कुछ और भी बातें पूछे, लेकिन किसी भी बात से सुमन बहुत व्यवहारिक और संस्कारी नहीं लगी। किसी को भी सुमन उतनी अच्छी नहीं लगी। एक तो नीची जाति की, दूसरे उसके संस्कार और परवरिश भी अच्छी नहीं थी। नीलम जी को अपनी समधन बिल्कुल अपने जैसी ही लग रही थी, बेटी को ज्ञान की घुट्टी पिलाने वाली। और उन्होंने अपनी बेटियों को ससुराल में क्या क्या शिक्षा दी है, यह भी उनको भली भांति पता था। अगर उसी तरह की बहू उनके सर पर भी पड़ गई तो क्या होगा, यह बात सोचकर ही उनकी रूह कांप रही थी। लेकिन करनी का फल तो उन्हें मिलना ही था। तुम कुछ भी कहो जीतू, हम में से किसी को भी सुमन पसंद नहीं आई, घर आकर नायरा ने नाराजगी जताते हुए जीतू से कहा। क्यों पसंद नहीं आई तुम सबको सुमन, क्या कमी है उसमें, जीतू ने गुस्से से कहा। देखो जीतू, वो लड़की बहुत ज़्यादा फ्रैंक है और हमारे माहौल में नहीं रह पाएगी, नायरा ने कहा। आजकल फ्रैंक कौन नहीं है, अब तो सारा ज़माना ही फ्रैंक है। आजकल के इस दौर में अब कोई भी पुरानी रीति रिवाजों पर, पुरानी बातों पर विश्वास नहीं करता। क्या तुम लोग फ्रैंक नहीं हो, जीतू ने उल्टा सारी बहनों से ही सवाल कर डाला। जीतू, हम फ्रैंक हैं, मगर इतनी भी नहीं। कभी हमने जीन्स टॉप नहीं पहना, कभी स्कर्ट नहीं पहनी, कभी हम में से किसी को भी तुमने बिना दुपट्टे के नहीं देखा होगा। और उसे देखा तुमने, कितनी बेशर्मी से सबके सामने बिना दुपट्टे के बैठी थी, जबकि उसे ये पता था कि ये मेरे रिश्ते के लिए आए हैं, सुजाता ने भी अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा। तो इस पहनावे में बुराई क्या है, आजकल तो सभी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं, जीतू ने फिर से सुमन की तरफ से सफाई दी। पहनने वाली पहनती होंगी, मगर हर कोई नहीं पहनता। फिर देखा उसे घर का कोई काम भी नहीं आता है, क्या संभालेगी वो घर, नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा।
काम में तो तुम बहनें भी कौन सी परफेक्ट हो, सभी अपने अपने ससुरालों में आराम कर रही हो। किसी ने ननद को काम वाली बना रखा है तो किसी ने सास को काम वाली बना रखा है। जीतू ने तुनकते हुए बहनों पर ताना कसा। जीतू, तुम पर आज सुमन के प्यार का भूत सवार है, लेकिन देखना तुम एक दिन पछताओगे, सुजाता ने कहा तो जीतू ने भड़क कर कहा, मैं पछताऊंगा ना तो तुम में से किसी के पास नहीं आऊंगा, मैं सहूंगा सब, किसी और से नहीं कहूंगा सहने को। अच्छा, और माँ पिताजी का क्या होगा? उनके कौन से दो बेटे हैं? जो एक बहू अच्छी नहीं रहेगी तो वो दूसरी के पास जाकर रह लेंगी। उनका सोचा है तुमने? नायरा ने भी गुस्से में कहा। तुम लोग तो ऐसे बोल रही हो जैसे सुमन ब्याह करके आ भी गई हो और तुम लोगों ने उसे परख भी लिया हो। जरूरी नहीं है कि वो बुरी ही निकले। जीतू ने भी अपने बात को जोरदार तरीके से कहा। जिस तरह की वो है, उसका रहन सहन है, उससे तो यही लगता है, नताशा ने कहा। अच्छा, तुम लोग अपनी अपनी गृहस्थी देखो। जीतू ने फिर से बहनों को ताना मारा। अगर मेरी शादी सुमन से नहीं हुई तो मैं उसे भगा कर ले जाऊंगा और शादी कर लूंगा। जो जैसा रहता है उसको सारी दुनिया भी वैसी ही लगती है। तुम लोग कौन सा अपने सास ससुर का ध्यान रख रही हो? तो क्या तुम्हारे सास ससुर मर जा रहे हैं? वैसे भी अगर सुमन मम्मी पापा का ध्यान नहीं रखेगी तो क्या मम्मी पापा मर जाएंगे? सारी बहनें और नीलम जी जीतू की बात सुनकर सन्न रह गईं और एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। क्या नीलम जी और उनकी बेटियों को अपनी गलती का एहसास होगा? जीतू को उन्होंने जो रास्ता दिखाया था वह उसी पर चल रहा था। क्या ज्योति की शादी महेश से हो पाएगी? सुमन घर की बहू बनने के बाद अपना क्या क्या रंग दिखाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग कल दोपहर 12 बजे। कहानी आपको कैसी लग रही है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगला भाग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले भाग में।